अब हम पढ़ेंगे अष्टांग संग्रह का द्वितीय अध्याय। तो हम प्रथम अध्याय हम पढ़ चुके हैं, उसमें मान प्रकरण आदि के बारे में परिभाषाएं बताई थी। यहाँ पे हम जो है औसत ग्रहण काल के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे सारंगधर ने जो 5 काल बताए हैं, ठीक है, लेकिन उससे पहले हम देख लेते हैं बाकी आचार्यों ने कितने बताए हैं। चरक, सुश्रुत और वाग्भट, ठीक है। शिशु वाग्भट जो है उन्होंने 10-10 बताए हैं। अष्टांग संग्रह ने 11 बताए हैं, उन्होंने नीसी को ऐड किया है, और सारंगधर ने 5 बताए हैं। तो सारंगधर वाले अब हम देखेंगे। सारंगधर ने बताया, कोटेशन नंबर 2 और 3 में लिखा है, किंचित सूर्योदय, है ना, सूर्योदय होने के बाद दिवस भोजने, दिन का भोजन जो करते हैं उसके बाद, सायांतने भोजने, शाम का भोजन करने के बाद, मुहुश्च अपि, जो बार बार लेते हैं, और नीसी, जो रात में लेते हैं, ठीक है। उसके बाद नीचे विमर्श में लिखा हुआ है, आचार्य वाग्भट ने जो अष्टांग संग्रह हैं उन्होंने जो 11 बताए हैं, तो अभक्त, प्रागभक्त, मध्यभक्त, अधोभक्त, समभक्त, अंतर्भक्त, सामोदक, मुहुर्मुह, सैग्रास, ग्रासांतर और रात्रि में। जो हम नीसी पढ़ रहे थे, नीसी बोलते हैं रात्रि को। उसके बाद है औषध भक्षण का प्रथम काल। तो औषध भक्षण का प्रथम काल में लिखा हुआ है, प्राय पित्त कफ द्रोके विरेक वमना अर्थयो लेखनार्थ च भैषज्यम प्रभाते तत् समाहरेत। तो वमन, विरेचन और लेखन, इनके लिए जो औषध दी जाती है वो प्रातः काल में देते हैं, यानी कि पित्त में विरेचन करवाते हैं, कफ में वमन और लेखन कर्म करवाते हैं। इसके बाद हमारा औषधि भक्षण का द्वितीय काल आता है। देखो, द्वितीय काल में बहुत सारी चीज़ें बताई हुई हैं कि किस किस में कैसे देना है। भैषज्यम विगुणे अपाने भोजन अग्रे प्रशस्यते, अरुचो चित्र भोज्यश्चैव मिश्र रुचि हारयेत, शमाण वाते विगुणे मंदे अग्नि दीपनम, दद्यात् भोजन मध्ये च भैषज्यम कुशलो भिषक, व्यान कोपे च भैषज्यम भोजनान्ते समाहरेत, हिक्का आक्षेप कंपेषु पूर्वम अन्ते च भोजने। देखो, इस पूरी कोटेशन का जो है मैंने साइड में लिखा है कि किस किस में किस तरीके से मेडिसिन देते हैं, कौन कौन सी डिजीज़ जो होती हैं, या वात का प्रकोप होता है, या उसकी विगुणता होती है, उसमें बताएं। जैसे अपान अरुचि, देखो, अपान अरुचि समान मंदाग्नि व्यान हिक्का आक्षेप कंप, याद रखना है। अपान वायु की अगर विगुणता होती है तो भोजन के अग्र, यानी कि पहले लेंगे, ठीक है। और अरुचि है तो चित्र भोज्य, अगर कुछ खाने का मन नहीं कर रहा है तो उसमें क्या करेंगे, चित्र भोज्य, अलग अलग तरह के भोजन बना के उसमें देंगे, ठीक है। समान और मंदाग्नि में, है ना, समान वाते विघ्नोय मंदे अग्ने व अग्नि दीपनम, ऐसे इस तरीके से लिखा हुआ है। तो मध्य में देंगे, व्यान के अंत में देंगे, व्यान कोपे च भैषज्यम भोजना अंत, है ना, भोजन के अंत में। हिक्का आक्षेप और कंप, है ना, हिचकी हो रही है, आक्षेप हो रहा है या कंपन हो रही है, उसमें भोजन के पूर्व में ही मेडिसिन देंगे, ठीक है। इसके बाद हमारा तृतीय काल। तृतीय काल में भी देखो सेम मैंने लिखा हुआ है, उदाने कुपिते वाते स्वर भंग आदि कारिणी, गिरासे गिरासांतरे देयम भैषज्यम सांध्य भोजने, प्राण प्रदुष्टे स अंधस्य भुक्तस्य अंते च दीपने। देखो, सबसे इम्पोर्टेंट बात इन्होंने लिखी है यहाँ पे कि उदान पात का अगर प्रकोप हो जाए और स्वर भंग रोग हो जाता है ना, इस तरीके से ये 3 बातें यहाँ पे दे रखी है, उदान वात, स्वर भंग और प्राणवात। इनमें कैसे देंगे, ग्रास अंतर, ग्रास के बीच में औषध रख के फिर उसको खाने को देंगे, ओके। इसके बाद स्टार्ट होता है औषध भक्षण का चतुर्थ काल। तो चतुर्थ काल में देखो कितनी इंपॉर्टेंट बात लिखी हुई, मुहुर्मुश्च त्रिट छर्दी हिक्का श्वास कास गरेसु च, है ना, तृष्णा, छर्दी, हिक्का, श्वास और विष रोगों में। गरेसु जो लिखा हुआ है वो गर्विश के बारे में बात आई है,
तो उसमें क्या देंगे, मुहुर्मुहुश्च, बार बार उसमें औसत देंगे, ये चतुर्थ काल है। फिर औसत भक्षण का पंचम काल लिखा हुआ है, ऊर्ध्व चतुर विकारेषु लेखने बृहणे तथा पाचनम समनम देह मन्नम भेषजम। तो पांचवें काल में लिखा हुआ है, ऊर्ध्व चतुर्गत जितने भी विकार होते हैं, आँख नाक कान वाले जो रोग होते हैं, लेखने ब्रह्मणे, लेखन और बृहन के लिए पाचन और समन की जो औषधि होती हैं, भेषजम नेसी, देयम अन्नम भेषजम नेसी, है ना। तो उनको कब देंगे, रात का भोजन करने के बाद उसको देंगे। ठीक है, इस तरीके से 5 काल यहाँ पे हो गए हैं। और लेखन जो है प्रथम काल में भी आया था और पंचम में भी आया, तो ये याद रखना है। देखो आगे लिखा हुआ है कोटेशन नंबर 13 में, द्रव्य की कार्यक्षमता। द्रव्य की कार्यक्षमता जो है रस, गुण, वीर्य, विपाक और शक्ति, इन अवस्थाओं में होती है। ठीक है, उसके बाद है कोटेशन नंबर 14 में लिखा हुआ है, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय, है ना। और ये 6 प्रकार के रस होते हैं, अनेक द्रव्यों में जो आश्रित होते हैं। ये स्वतंत्र नहीं हो सकते हैं, क्योंकि ये द्रव्य में ही आश्रित होते हैं रस। ठीक है, क्योंकि बिना द्रव्य के रस नहीं होगा। उसके बाद है नेक्स्ट, रस का उत्पत्ति क्रम यहाँ पे बताया है। देखो रस के उत्पत्ति क्रम में क्या लिखा है, ये हम ऑलरेडी चरक और सुश्रुत में हम पढ़ चुके हैं। यहाँ पे भी इन्होंने दिया है कि रस का उत्पत्ति क्रम यहाँ पे बताया है कि जो महाभूत होते हैं, देखो इन्होंने बताया कि महाभूत, जैसे 2 महाभूतों से एक रस बना। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट रस बनेगा वो भी 2 अलग महाभूतों से मिलके बनेगा, है ना। इस तरीके से इन्होंने बताया है कि कौन कौन सा रस किसके अकॉर्डिंग बनेगा। देख, आकाश और वायु के संयोग से कटुरस, ये थोड़ा एक्सेप्शनल है, ये याद रखने के हैं। आकाश और वायु के संयोग से कटुरस और वायु और अग्नि के संयोग से तिक्त रस, ये याद रखने का है। बाकी हम इसको चरक 26 चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं, तो वहाँ पे इसको डिटेल में देख सकते हैं। देखो अब यहाँ पे गुणों की बात हो रही है, महाभूतों के गुण हो रहे हैं, गुणों की बात आती है। देखो गुरु स्निग्धस्त तीक्ष्ण रुक्षो लघु रीति क्रमात है। देखो क्रम से ये गुण होते हैं, जैसे आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी हम पढ़ते हैं, उसमें ये क्रम से होते हैं, लघु रीति क्रमात है ना। तो क्रम से लघु होते हैं, यानी कि गुरु कौन सा हो जाएगा, फिर पृथ्वी हो जाएगा, स्निग्ध जल हो जाएगा, तीक्ष्ण अग्नि और रुक्ष वायु और लघु आकाश। इस तरीके से क्रम से लघु हो जाएंगे, है ना। इनके गुण बताए हुए हैं महाभूतों के। वीर्य के बारे में बताया है, वीर्य प्राय द्रव्यों के आश्रय भूत रहता है और यह उष्ण और शीत 2 प्रकार से होता है। ठीक है, तो वीर्य 2 प्रकार का होता है, उष्ण और शीत। इस तरीके से सौम्य और आग्नेय या गुरु और लघु करके सुश्रुत ने भी बताया है। ठीक है, तो वो भी याद रखना है। और देखो आगे विपाक की बात आती है, वीर्य के बाद विपाक आता है। तो विपाक में लिखा हुआ है, देखो विपाक पहले यहाँ पे ये देख लेते हैं कि पाराशर ने 3 विपाक माने हैं। ठीक है, और चरक, वाग्भट, सारंगधर इन्होंने भी 3 माने हैं, चरक ने 2 और माने हैं। सुश्रुत ने गुरु और लघु विपाक माना है, सुश्रुत ने। ठीक है, और पाराशर ने कटु का कटु विपाक माना है, अम्ल का अम्ल विपाक माना है। बाकी जो 4 बच गए रस, उनका मधुर विपाक माना है। इस तरीके से याद रखना है। ठीक है, और देखो नॉर्मली जो हम पढ़ते हैं, मधुर और लवण का मधुर विपाक, अम्ल का अम्ल विपाक और कटु तिक्त कषाय का कटु विपाक, इस तरीके से हम विपाक पढ़ते हैं। तो यहाँ पे भी इन्होंने लिखा है, मधुर जायते श्लेष्मा पित्त अम्लात् जायते, कटु का जायते वायु कर्माणीति विपाक है। इस तरीके से इन्होंने भी बोला है। तो हमें सिर्फ काउंटिंग याद रखनी है, कौन कौन सा विपाक होता है ये भी याद रखना है। तो यहाँ पे इसका मतलब इन्होंने क्या बताया है कि जो कटु तथा कषाय रस जो होता है उसका विपाक कटु होता है। सारंगधर जो बता रहे हैं उसकी बात हम कर रहे हैं।
और मधुर विपाक से श्लेष्मा लेते हैं। अम्ल विपाक से पित्त और कटु विपाक से वायु की वृद्धि होती है। तो विपाक वाली बातें बता दी हैं, किस किस से किसकी वृद्धि होती है। ठीक है। उसके बाद है प्रभाव का स्वरूप बताया है, रस गुण वीर्य विपाक और प्रभाव। अब प्रभाव की बात आती है, जैसे जिस प्रकार आंवला और बढ़ल रस गुण वीर्य और विपाक में समान व लघु होने पर भी आंवला अपने प्रभाव से वातादि तीनों दोषों का नाश करता है, किंतु बढ़ल त्रिदोष कारक होता है। कहीं कहीं द्रव्य अपने रसादि गुणों से कार्य न करके अपने प्रभाव से कार्य करते हैं। जैसे सहदई की जड़ को सिर में बांधने मात्र से ज्वर दूर हो जाता है, यही प्रभाव है। ज्वर हंति सिरो बद्धा सहदेवी जटा यथा, वेरी इंपॉर्टेंट। तो याद रखना है, सहदेवी जो होती है, सहदेवी विश्व देवी दो होती हैं ये ड्रग। तो सहदेवी की जो जटा होती है उसको ज्वर में हम बांधते हैं सिर पे। ठीक है। इसके बाद स्टार्ट होता है दो दो राशियों से 6 ऋतुएं बनती हैं। ये भी सारंगधर की देन है। दो दो राशि से 6 ऋतुएं बनना ये सारंगधर की देन है, याद रखना है। जैसे ग्रीष्म, बसंत, प्रावृट, वर्षा, शरद, हेमंत, ये इस तरीके से बताई हुई हैं। तो यहाँ पे हम याद करते हैं, जैसे एक ट्रिक है उसे याद कर सकते हैं। मैंने ऊपर लिखा हुआ है, थोड़ा सा ध्यान देना। कुमी मेव मिक सिक तुवरी धम, इस तरीके से लिखा है। बसंत, ग्रीष्म, प्रावृट, वर्षा, शरद, हेमंत, है ना। तो कुमी से ये राशियां दे रखी हैं, कुंभ और मीन है ना। इस तरीके से ग्रीष्म में मेष और वृष, प्रावृट से मिथुन और कर्क, वर्षा से सिंह और कन्या, शरद से तुला और वृश्चिक, और हेमंत में धनु और मकर। इस तरीके से इनको याद रखना है। वैसे ही हम चरक में भी पढ़ते हैं, मकु मीन में वृष मिथुन से कर्क सिंह ने कन्या तुलवाई और वध किया, ये हम चरक में पढ़ते हैं। ऋतुओं के अकॉर्डिंग जो है राशि बताई हुई हैं, या राशियों के अकॉर्डिंग ऋतुएं बताई हुई हैं, उस तरीके से हम इसको याद करते हैं। जो अभी हम पढ़ रहे थे वो यहाँ पे एक टेबल दिया हुआ है, देखो। वात, पित्त, कफ, इस तरीके से संचय, प्रकोप, प्रशमन। ग्रीष्म, वर्षा, हेमंत, प्रावृट, शरद, बसंत, शरद, बसंत, प्रावृट, इस तरीके से इन्होंने ये टेबल फॉर्म में बताया है। तो यहाँ से कर सकते हैं। तो देखो, वैशाख और ज्येष्ठ, भादो, श्रावण, पौष, माघ, आषाढ़, श्रावण, कार्तिक, मार्गशीर्ष, फाल्गुन, चैत्र, कार्तिक, मार्गशीर्ष, फाल्गुन, चैत्र, आषाढ़, श्रावण, इस तरीके से इन्होंने दिया हुआ है। तो याद रखना है, जो हमने अभी ट्रिक बनाई थी उस ट्रिक से बहुत इजी है इसको याद करना। ठीक है। तो वहाँ से याद हो जाएंगे। टेबल से याद करना चाहें तो आप टेबल से याद कर सकते हैं। उसके बाद यम दंष्टा काल के बारे में बात आती है। देखो, ऋतु संधि की बात होती है। ऋतु संधि वाग्भट की देन है, जो कि 14 डेज का होता है। यम दंष्टा अंष्ट ऐसे करके बात आ रही है, तो 8 8 8 16 इस तरीके से याद कर सकते हैं। ठीक है। तो सारंगधर की देन है यम दंष्टा। ठीक है। इसमें क्या लिखा हुआ, कार्तिकस्य दिना अन्य अष्टाव अष्ट अग्रण्यस्य च यम दंष्टा समाख्याताम स्व अल्पभुक्तो ही जीवति। तो इन्होंने कार्तिक मास के अंतिम 8 दिन और उससे अगले आने वाला जो महीना होता है, यानी कि मार्गशीर्ष, उसके शुरू के 8 दिन इन्होंने यम दंष्टा बोला है, जो कि 16 दिन का होता है। इसमें स्वल्प भुक्तो ही जीवित है, जो भोजन कम करते हैं वही जिंदा रहते हैं, ऐसा ये सारंगधर बोलते हैं। तो याद रखना है। और ऋतु संधि की अगर बात आती है, तो ऋतु संधि क्या होती है? ऋतु संधि ये तो कार्तिक मास के अंतिम 8 दिन इन्होंने बताए थे। और ऋतु संधि होती है जहाँ पे हमारी एक ऋतु
ख़त्म होती है और दूसरी ऋतु स्टार्ट होती है, उसको हम ऋतु संधि बोलते हैं। ये 7-7 दिन का होता है और इसलिए ये कम्प्लीटली 14 डेज़ का होता है। ठीक है, तो वो वाग्भट ने बताया है। तो यहाँ से क्वेश्चन सिर्फ यही उठते हैं कि यमदंष्टा काल किसकी देन है या ऋतु संधि किसकी देन है, तो याद रखना है। और स्वल्प भुक्तो ही जीविता, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको रख के पूछते हैं कि किसके संदर्भ में आया है, तो यमदंष्टा के संदर्भ में आया है।